मौलाना अरशद मदानी ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी वाले बिल्कुल तिल मिला गए। सवाल यह है कि मदानी ने क्या गलत कह दिया। क्या असम में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है? भारत के संविधान में सेकंड क्लास सिटीजन जैसा कोई कानूनी कॉन्सेप्ट नहीं है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। हालांकि राजनीतिक कारणों से कई बार कुछ समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे वे व्यवहारिक रूप से खुद को सेकंड क्लास नागरिक जैसा महसूस करते हैं। मैं यहाँ असम में रहने वाले बंगाली मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें अक्सर मियाँ या बांग्लादेशी कहकर संदेह की नज़र से देखा जाता है। ये लोग असम में सदियों से बसे हैं, लेकिन उनकी पहचान हमेशा शक के घेरे में रखा जाता है। संविधान में पिछड़े समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन बंगाली मुसलमानों को इसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। आरक्षण छोड़िए, उन्हें अलग अलग मुद्दों में उलझाकर जानबूझकर पीछे धकेला जाता है। भाजपा का स्टैंड मुस्लिम विरोधी रहा है। वे कई तरह के नैरेटिव फैलाते हैं, जैसे कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, 40 बच्चा पैदा करते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पुराने समय के कुछ उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन आजकल शिक्षा और जागरूकता के कारण ऐसा बहुत कम होता है। ये लोग अक्सर कम शिक्षित होते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वे शिक्षित हो गए तो राजनीति कैसे चलेगी? 2023 में जब बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई तो ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन आमसू ने सरकार का समर्थन किया। ना ही सरकार का समर्थन किया, बल्कि खुद सरकार के साथ मिलकर काम किया। असम में पहले सरकारी मदरसा हुआ करता था, जहां सामान्य शिक्षा के साथ साथ थोड़ी बहुत इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती थी। 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उन मदरसों को स्कूलों में बदल दिया और कहा कि मैं मुस्लिम बच्चों को मुल्ला नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बात अच्छी लगी और मुसलमानों ने इसका साथ दिया, विरोध नहीं किया। लेकिन यह धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल था। यह तब पता चला जब मुख्यमंत्री ने बदरुद्दीन आजमल के सुपर 40 प्रोग्राम के रिजल्ट पर नाखुशी जताई, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि वे उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। तो फिर हमारे बच्चे और ये लोग कहकर विभाजन की राजनीति क्यों? कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि मेडिकल सीटों की लिस्ट देखकर बुरा लगता है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ कम हैं। अब ऐसा लगता है कि एक पिछड़ा समाज पढ़ा लिखा बनने पर मुख्यमंत्री जी नाखुश है। असम में जितने संगठन हैं, ज़्यादातर सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं। अखिल गोगोई कहते हैं, संगठनों का काम सरकार से सवाल करना, जवाब मांगना और उनसे काम करवाना होता है। चाटुकारिता से कुछ हासिल नहीं होता। वैसे चाटुकारिता की वजह भी है। खुलेआम धमकी देकर व्यापारिक संस्थानों से चंदा वसूला जाता है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार और चंदा लेने वाले एकजुट होकर कोई भी नैरेटिव आसानी से चला लेते हैं। हमने कई तरह के जिहाद के नाम सुने हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, फर्टिलाइज जिहाद, फ्लड जिहाद और विदेशी तंज तो सदाबहार है ही। एनआरसी के नाम पर सिर्फ इनसे ही कागज मांगे जाते हैं। एनआरसी से मनचाही संख्या में लोग बाहर ना होने पर फिर से हियरिंग में बुलाया जाता है और ये सब करने के बाद थोड़ी सी राहत क्या मिल गई, फिर एविक्शन जैसे ब्रह्मास्त्र लाए गए। गरीब लोगों को बेघर करके उनकी कमर तोड़ दी गई। राजनीतिक क्षेत्रों में आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए डेलिमिटेशन करके बंगाली मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया गया। डेलिमिटेशन से मुस्लिम बहुल इलाकों की संख्या कम हुई, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत घट गई। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है, रह सकता है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन असम में आप लोअर असम से अपर असम नहीं जा सकते। कुछ संगठनों के नेता धमकी देते हैं, मारपीट कर भगाने की बात करते हैं। अखिल गोगोई मुख्यमंत्री पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व से स्वीकार किया कि हाँ, मेरे इशारे पर ही हो रहा है। यह सब राजनीतिक विभाजन की रणनीति है जो असम के सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर कर रही है। ज़रूरत है समावेशी विकास की, ना कि भेदभाव की। मिलेंगे फिर कभी नई बात को लेकर। तब तक खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।